हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक वही सेम है पिछली बार जो हमने समझा था, दैट इज किरचॉफ्स लॉ या बोलो किरचॉफ्स रूल। टुडे वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स so that you can relate the numericals with this rule as well as you can get practice of Kirchhoff's rule and how to solve complicated circuit। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं किरचॉफ्स रूल में आपने पहले क्या समझा था। So let us solve this question। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट इन टू रेजिस्टेंसेस इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट दी हुई है, इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है, इन दो रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा। ये बहुत ही आसान सा सर्किट है, बस इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है दैट टू सेल्स आर देयर। दो सेल है यहाँ पे, एक है 3 वोल्ट का 3 वोल्ट का और दूसरा है 1.5 वोल्ट का, और दो रेजिस्टेंस है 2 ओम और 3 ओम। ओम्स लॉ लगाते, उससे सॉल्व करते, सीरीज है पैरेलल है, कैसे मानोगे इसे। दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड इस सर्किट में बहुत अच्छे से काम आएगा हमारा किरचॉफ्स रूल। देखिए किरचॉफ्स रूल में हमने सबसे पहले क्या समझा था, दो चीजें समझी थी, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल था किरचॉफ्स करंट रूल, जिसमें यह बताया था कि जितना करंट एक जंक्शन में आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर निकलेगा। ये बात हुई थी, आसान सा था। और दूसरा था किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल में हमने सीखा था कि अगर एक सर्किट में एक लूप में आप चलें, अगर एक सर्किट में एक लूप में आप चलें तो उस सर्किट के लूप में समेशन ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, मतलब जितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो 0 के बराबर होगा। तो ये दो को मिलाकर, इन दो रूल्स को मिलाकर हम लोगों को अब आगे बढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हम जितने नोड्स आ रहे, नोड्स मतलब जहां पे दो तार आपको मिलते हुए दिखेंगे उसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये क्यों किया, मैं लूप लूप बनाना चाहता हूं, है ना, इसलिए। अब दूसरी बात, द सेकेंड थिंग इज, मैं करंट कहां से कहां फ्लो करूं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कहीं पे ऐसा कंफ्यूजन हो कि मैं करंट को, देखो यहां भी 3 वोल्ट का बैटरी, यहां पे 1.5 वोल्ट का बैटरी, करंट यहां से भी निकाल सकता हूं जो ऐसे घूम के जाएगा, और करंट यहां से निकाल सकता हूं जो ऐसे घूम के जाएगा, दोनों तरीके से। ये दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है, ये तो दोनों से एक दूसरे से भिड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को मान लेते हैं, किसी एक डायरेक्शन से करंट ले लेते हैं, और अगर वो सही होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसका डायरेक्शन सही होगा, जो हमने लिया है वो सही होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर उसका उल्टा होगा तो नेगेटिव आएगी। सो देयर इज नो मिस्टेक इफ यू विल टेक इट ऑन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला, क्योंकि मैं लूप बनाने वाला हूं। देखो ए बी सी डी है ना, और मैं करंट को ले रहा हूं, चलो मैं लेता हूं 3 वोल्ट की बैटरी से करंट निकला, ऐसा गया, ऐसा गया, यूं गया और इतना ही वापस आ गया। ये एक बात याद रखना कि किसी भी बैटरी से अगर जितना करंट निकल रहा है, जितना करंट निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है, वही आई करंट यहां पे वापस आएगा। तो इस बैटरी का क्या, इस बैटरी के बारे में अभी हमने नहीं सोचा है। क्यों, क्योंकि एक ही करंट फ्लो होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, एक सर्किट, सीधा सा सर्किट, सिंपल सा। तो इससे जो करंट निकल रहा होगा वो इसके साथ में भिड़कर कुछ कम कर देगा वैल्यू को, या जो होगा देखा जाएगा। अभी आई करंट रख लो, उसकी वैल्यू पता करनी है हमें। सो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे सबसे पहले लूप को नाम दे देंगे ए बी सी डी ए। तो लूप को नाम दे दिए, लूप ए बी सी डी ए, ये हमारे लूप का नाम हो गया। ए से निकले हम और वापस ए में पहुंच गए, दिस इज अवर लूप। ठीक, अब इसमें हम लोग कैसे चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं भाई। तो याद आ रहा है वो रूल, मैंने नोट्स में भी दिया था, वो रूल को आपको याद रखना है। वो रूल में ये बोले थे, पहली चीज जो थी कि किरचॉफ्स वोल्टेज रूल में कि समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0।
मतलब पोटेंशियल चेंज है, टोटल पोटेंशियल चेंज इन अ सर्किटल लूप इज 0, है ना। समेशन ऑफ पोटेंशियल चेंज इन अ सर्किटल लूप इज इक्वल टू 0। तो चलो सबसे पहले ए से बी में जा रहा हूं मैं, देखो ए बी सी डी ए, तो ए से बी में जा रहा हूं, क्या पढ़ रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस पढ़ रहा है क्या, नहीं, एक सेल पढ़ रहा है, सेल में आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी आप क्या लेंगे इसको, आप इसको लेने वाले हैं पॉजिटिव, ये रूल में था हमारे, है ना। 3 वोल्ट है तो आप उसको +3 लेंगे, पोटेंशियल हुआ ना, वोल्ट, वोल्ट क्या हुआ, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, तो +3 लेंगे, क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसलिए +3। पॉजिटिव से नेगेटिव जाते तो देखेंगे उसको बाद में। नाउ बी से सी में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, करंट के डायरेक्शन में, तो करंट है I, देखो I ही जा रहा है, और रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो I इंटू आर पोटेंशियल हुआ, I इंटू आर पोटेंशियल हुआ, मगर हम करंट के डायरेक्शन में इसलिए -I इंटू आर लिखूंगा, मगर R की वैल्यू क्या है, 3 है, सॉरी 2 है, तो 2I हो जाएगा यहाँ पे। क्यों माइनस लिया मैंने यहाँ, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं मैं, पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, या फिर सीधा याद रख लो कि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग, जब लूप में करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस साइन लेंगे, और करंट के अपोजिट चलेंगे तो प्लस साइन लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सी से डी में जाता हूं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा हूं एक सेल के, तो मैं यहां लूंगा -1.5, सेल की वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, -1.5 लूंगा, देखो उल्टा जा रहा हूं मैं उसके, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। अब डी से ए जा रहा हूं, डी से ए जा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, सो अगेन -3I, और वापस पहुंच गया मैं पॉइंट ए पर। ये बन गया अपना इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -2I -3I + 1.5 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको देखो, -2I -3I दोनों मिलाकर बन गया -5I + 1.5 इज इक्वल टू 0। -5I इज इक्वल टू -1.5, I इज इक्वल टू -1.5 अपॉन -5, तो I की वैल्यू आएगी 0.3 एम्पियर। है आसान, बहुत आसान, यानी I की वैल्यू जो करंट फ्लो हो रहा है, जो हमने डायरेक्शन लिया था, 3 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल रहा है और घूमकर वापस आ रहा है, उसकी वैल्यू 0.3 एम्पियर है। 0.3 एम्पियर हमने जो डायरेक्शन लिया वो सही है, और देखकर भी पता चल रहा है ये तो कम वोल्टेज का है, ये पोटेंशियल कम है इसका, इसका ज्यादा है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा इस सर्किट में। ओके, ये हुआ पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन सम मोर रेफरेंस बुक, try to solve more number of questions so that you will be able to understand what complication may come when you are trying to solve these questions, है ना। और मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन को पीडीएफ में दिखाया भी था, वो हमारे एनसीईआरटी बुक का था, क्वेश्चन नंबर 3.4। तो उस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का था। वैसे क्वेश्चन भी आप ट्राई करके देखिए। बाय द वे, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, नीट और जेईई में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही कैची क्वेश्चन है, जो आसानी से पूछा भी जा सकता है और बन भी जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे ही पूछ सकता था। 0.3 ए ऑप्शन, 0.4 बी ऑप्शन, 0.5 सी ऑप्शन, 0.6 डी ऑप्शन। बहुत ही कैची क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान भी है, और आपके किरचॉफ्स लॉ के, किरचॉफ्स रूल के कॉन्सेप्ट को भी सामने लाएगा। सो ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सो लेट अस सॉल्व और नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर किरचॉफ्स रूल, जो पूछता है कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर। यहां पे देखिए इस डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओम का, 2 ओम का और 1 ओम का। ओके, हर रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट करना है हमें। और इस सर्किट डायग्राम में 2 सेल्स भी दिए हुए हैं, जो एक 1 वोल्ट का है और दूसरा 2 वोल्ट का है। इस सर्किट डायग्राम में हमें सबसे पहला काम करना है वो है
अच्छा, एक और चीज दी है, कंसीडर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल टू बी नेग्लिजिबल, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल का नेग्लिजिबल है, बता दिया। मान लो दे देता तो हम क्या करते, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टर बनाते, यहाँ भी एक छोटा सा रेजिस्टर बनाते, छोटा आर, याद आ रही इंटरनल रेजिस्टर वाली बात, इंटरनल रेजिस्टेंस वो वाली बात लिख देते अगर होता, नेग्लिजिबल नहीं बोलता और कुछ वैल्यू दिया होता तो। बट राइट नाउ इट इज नॉट आस्क्ड, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डू फर्स्ट थिंग विच इज, नाम देते हैं इस सर्किट को ए बी सी डी। तो यहां पे देखेंगे हम दो लूप बन रहे हैं, दो लूप बन रहा है, ए बी डी ए और दूसरा बन रहा है बी सी डी बी। जैसा बोल लो आप, यहां से चालू करो, यहां से चालू करो, दो लूप बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लूप्स में चालू करते हैं, यहां से बनाता हूं। चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। लूप की बात करते हैं तो पहला लूप, लूप 1, पहला लूप है ए बी डी ए बी डी ए की जब बात कर रहे हैं तो करंट की बात कर लेते हैं। चलो करंट निकालते हैं, दूसरा काम हमारा करंट निकालना होता है, नाम देकर दूसरा काम करंट। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट, तो पॉजिटिव टर्मिनल 1 वोल्ट की बैटरी का इधर है और दूसरा 2 वोल्ट की बैटरी का इधर है। किसी एक से निकालो करंट, अगर वो सही होगा, डायरेक्शन सही होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर डायरेक्शन उल्टा होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो किसी एक बैटरी या सेल से निकालते हैं। चलो 1 वोल्ट की बैटरी से मैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला, मैं निकाला करंट आई। यही आई करंट 1 ओम की बैटरी से गया, 1 ओम के रेजिस्टर से गया, फिर उसके बाद जैसे ये डी में पहुंचेगा, डी जंक्शन में पहुंचेगा, तो फिर ये दो भाग में बढ़ जाएगा। देखो एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच आई करंट आया और एक बार इधर चले गया, एक इधर। नाम दे देते हैं, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ इस तरीके से। मैं बोलता हूं कि मान लो ये गया I1 इधर और I2 इधर। I1 जा रहा है इस 1 ओम के रेजिस्टर से और I2 जा रहा है 2 ओम के रेजिस्टर से। अब देखो ये I1 जा रहा है, इस बैटरी से तो पार नहीं होगा, बट ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ करंट की वैल्यू जो I1 होगी वो इस बैटरी के कारण जो हो रहा है उसके कारण कुछ कम ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन हमारा सेम होगा। और I1 I2 इधर जाएगा, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सीधा वापस I करंट इसमें लाएंगे, वापस जितना करंट इस सेल से निकला उतना ही वापस इसमें वापस आएगा। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। अब देखो I1 I2 मिलकर I बन रहा है, या भी बोल सकते हो I टूट कर, यहां पे लिखना चाहिए, सबसे पहले तो लिखना चाहिए कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। I2 इधर गया, I1 इधर गया, और वापस जब आया तो टोटल I बन गया, ठीक। ये सेल के बारे में अभी बात नहीं करते, मगर अभी डायरेक्शन ऑफ करंट I1 का ऐसा है अभी, और I2 का कैसा है, ऐसा है, इधर जा रहा है D से B में, ठीक। ये बात ध्यान रखना, हम लोग I करंट निकाल रहे हैं, I1 I2 कटा और मिलकर फिर I बन गया। पहला डाउट आता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कि सर यहाँ तो एक सेल और है, उसका करंट कहां। तो हम जैसे डिसाइड किए थे, हमने क्या बोला था, एक किसी सेल को ले लो, उससे करंट निकालो, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो। दूसरा जो है वो लड़ भिड़ के इस I1 की वैल्यू ना इस सेल के कारण लड़ भिड़ के हमारा जो फॉर्मूला है ना उसको ध्यान में रखते हुए बना है। घबराने की बात नहीं है, हम उसमें ज्यादा जोर नहीं डालेंगे क्योंकि I1 की वैल्यू अपने आप सेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सेल लगा हुआ है और हमारे कैलकुलेशन एक ही इक्वेशन में सेल भी आ जाएगा, तो घबराना नहीं है ना। हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देखो क्यों, क्योंकि ये बढ़ जा रहा है, I करंट ही I2 और I1 में बढ़ जा रहा है और जाकर मिलकर फिर से I बन जाएगा। ये सेल की बारी जो है, या तो आप इसको यहां से I न निकालकर यहां से निकाल सकते थे I, मगर ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है। पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेंगे I करंट, फिर वो I1 I2 ऐसे बढ़ जाता। अगर आप वैसा भी करना चाहे तो भी सेम आंसर आएगा। बाय द वे हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टर्स में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 ओम के रेजिस्टर से, 2 ओम के रेजिस्टर से, 1 ओम के रेजिस्टर से, इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है। तो 1 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट, जिसकी वैल्यू हम बाद में पता करेंगे। 2 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, जिसकी वैल्यू हम बाद में पता करेंगे, और 1 ओम के रेजिस्टर से I1। इसके कारण इसकी वैल्यू में फर्क जरूर पड़ेगा। दो रेजिस्टर्स, दो सेल्स है, वो देखते हैं कैसे, क्योंकि हमारा इक्वेशन वैसे ही बना हुआ है।
क्या बना हुआ है, सबसे पहले लेते हैं लूप 1 जो कि है ए बी डी ए, और इसमें जब हम लोग देखते हैं लूप में तो कैसे चलना चाहते हैं आप, चलो क्लॉकवाइज ही चलते हैं, आसान जैसा हमारी आदत है क्लॉकवाइज, ए से बी, बी से डी और डी से ए, यूं चलते हैं। तो जब यूं चल रहे हैं हम लोग तो समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या मिलेगा, ए से बी जा रहा हूं मैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा हूं, मैं ए से बी जा रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि मैं क्या लिखूंगा -1। ठीक, क्यों, क्योंकि मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल गया। हमारा ये रूल है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो उस पोटेंशियल की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। और याद रखने के लिए भी रखना कि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद बी से मैं डी जा रहा हूं, बी से डी, देखो बी डी, तो देखो मैं करंट की उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट की उल्टे डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन लूंगा, आई इंटू आर लेना है, I2 इंटू 2 ओम रजिस्टर, यानी कि 2I2 लूंगा। IR होता है पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR, तो यहां के लिए रजिस्टर है तो IR हो जाएगा, तो 2 इंटू I2। ठीक, उसके बाद फिर मैं D से A आ रहा हूं, फिर करंट की उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हूं, पॉजिटिव साइन लूंगा, क्या लूंगा, I करंट फ्लो हो रहा, 1I1 इज इक्वल टू 0। बस कहानी खत्म। एक ये मिला, इसको थोड़ा सा अच्छा सजा के लिख लेते हैं, ये मिलेगा मुझे 2I2 प्लस I इज इक्वल टू 1, ये -1 है उसको इधर ले आया, +1 बन गया। अब एक चीज ध्यान देना, हमारा इक्वेशन 1 क्या बोलता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, रख देता हूं वैल्यू I की वैल्यू, तो मुझे मिल रहा है 2I2 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। अब इसमें से मुझे मिल रहा है I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1। ये मुझे एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन मुझे बाद में काम आएगा, इसलिए मैं इक्वेशन 2 करके नाम दे देता हूं। पहला इक्वेशन ये हो गया था। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़कर देखते हैं दूसरा लूप लेता हूं मैं, लूप का नाम देता हूं मैं लूप 2, जो कि है BCDB, BCDB। ठीक, इसमें भी मैं ऐसे ही चल रहा हूं, BCDB, क्लॉकवाइज ही घूम रहा हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्या होगा, समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बात हुई, बी से सी में जा रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हूं मैं, करंट के डायरेक्शन को ध्यान मत देना, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे एक सेल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जब जा रहा हूं मैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में मैं जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव लेता हूं, यानी कि +2 लूंगा इसको मैं, और सी से डी में जा रहा हूं तो एक रजिस्टर पड़ रहा है 1 ओम का, जिसके अपोजिट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, हमने जो माना है उसके, तो मैं यहां पे लूंगा +1I1। ठीक, I1 1 IR, तो उत्तर पोटेंशियल हुआ। अब कहां जा रहा हूं मैं, बी सी डी बी, देखो डी से बी जा रहा हूं और करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, अब मैं हमारे अजम्पशन के हिसाब से करंट के डायरेक्शन में, तो मैं यहां नेगेटिव लूंगा, I2 इंटू 2 या 2I2, जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू ओम में, और इंटू I करंट जो I2 है यहां इज इक्वल टू 0। और कुछ है क्या, नो, नथिंग इज देयर। देन लेट्स कैलकुलेट 1I1, या फिर I1 लिख दू, -2I2 इज इक्वल टू -2। ये मेरा बन गया इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन मिल गया मुझे, 1 2 3, दिस 3 इक्वेशंस आर देयर। अब देखो इस दो इक्वेशन को देखो, I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1, I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स है, I1 I2, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने 10th तक पढ़ चुके हैं। तो लेट्स कैलकुलेट, क्या करता हूं मैं, सबसे पहले इक्वेशन देखो, I1 मैं इन दोनों को माइनस करूंगा ना तो I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 बस बचेगा जिसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, इक्वेशन 3 से 2 को माइनस कर दो, तो चलो करते हैं, ऐसे लिखते हैं, I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1, और दूसरा है I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -2।
माइनस कर रहे हैं हम, नेगेटिव है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये यहाँ पे प्लस साइन नहीं, मतलब ये नेगेटिव बन जाएगा, ये माइनस हो गया, ये नेगेटिव है पहले से तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस माइनस है ना, मैं माइनस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, याद आ रही वाली बात, कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, एडिशन सब्सट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे। चलो अब इज इक्वल टू के बाद में क्या आएगा, 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3i2 + 2i2, माइनस था वो तो प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 5i2, प्लस में आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसल, i1 - i1 कैंसल, तो अपना बच रहा है 5i2 = 3, या फिर मिलेगा i2 = 3/5 एम्पियर। यानी कि ये देखो i2 कहां से बह रहा है, 2 ओम के रेजिस्टर से, तो 2 ओम के रेजिस्टर से जितना करंट बहेगा उसकी वैल्यू होगी 3/5 एम्पियर, 3/5 एम्पियर। अब देखना, ध्यान देना, हमने जो अजम्पशन लिया था, हमने क्या अजम्पशन लिया था कि करंट D से B में जाएगा, वो सही था। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव आता तो उल्टा जाता। चलो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, I2 की वैल्यू आ गई, I1 की निकाले, कोई भी एक इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख दो। चलो ये वाले इक्वेशन 2 में मैं I2 की वैल्यू रख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2। चलो वैल्यू रखते हैं, यानी कि यहां पे मिलेगा I1 + 3i2 यानी 3/5 = 1। इधर सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने पर हमें आगे मिलेगा I1 प्लस, देखो 3 × 3 9, 9/5 = 1, या फिर I1 1 - 9/5, ये 9/5 इधर ले जाओगे -9/5, तो I1 = 5 - 9/5। ठीक है, 5 माइनस, देखो नीचे डिनोमिनेटर बनेगा, उसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया -4/5 एम्पियर। यानी कि I1 की वैल्यू देखो, I1 का वैल्यू, I1 यहां जा रहा है, इसमें से फ्लो हो रहा है 1 ओम के रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू होगी 4/5 एम्पियर, मगर उसका डायरेक्शन माइनस दिया हुआ है, यानी कि C से D की ओर होगा। कहां होगा? C से D की ओर होगा। क्या ये बात समझ में आई? नेगेटिव आने का मतलब ही यही है कि उसका डायरेक्शन हमने जो अज्यूम किया था उससे अपोजिट है। गलत नहीं, हमने हमारा अजम्पशन हम तो जैसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे किए, मगर C से D में होगा। अब बची बात I की वैल्यू, देखो 1 ओम के, इसका निकल गया, इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है I2, इस रजिस्टर से I1 निकल गया। अब इस रजिस्टर, ये 1 ओम के रजिस्टर से I करंट फ्लो हो रहा, और I = क्या है हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से और इस इक्वेशन के हिसाब से, इस न्यूमेरिकल के हिसाब से I है, I = I1 + I2। तो चलो I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 की वैल्यू I है, I1 की वैल्यू I है -4/5 प्लस I2 की वैल्यू I है 3/5। ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा I = सबसे पहले -4/5 प्लस 3/5, I = 5 -4 + 3, यानी कि I = आएगा -1/5 एम्पियर। यानी कि इस रजिस्टर 1 ओम के रजिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू 1/5 एम्पियर होगी, मगर उसका डायरेक्शन कहां होगा? उसका डायरेक्शन होगा D से A की तरफ, क्योंकि नेगेटिव आया है। देखो D से A की तरफ I करंट फ्लो हो रहा है ना 1 ओम के रजिस्टर से, तो उसकी वैल्यू होगी 1/5, मगर D से A की तरफ। और ऑब्वियस सी बात है, ये 2 वोल्ट का सेल था और ये 1 वोल्ट का, कौन यहां पे ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा? 2 वोल्ट का, तो उसमें से करंट निकलेगा और उसकी वैल्यू, उससे जो करंट निकलेगा वो ज्यादा प्रभावी रहेगा और इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो समझ में आई बात? इसमें से निकल गया कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट फ्लो होगा, इसमें से भी और इसमें से भी। यही कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, और ये हमने कैलकुलेट कर दिया। कैसे किया? किरचॉफ्स रूल के हेल्प से।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही अच्छा नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कैसे नाम पड़ा? ये एक साइंटिस्ट था, एक फिजिसिस्ट था जिनका सरनेम था व्हीटस्टोन, और उसने एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट किया कि अगर कोई ऐसा सर्किट दिखे आपको, कोई ऐसा सर्किट दिखे या फिर कोई ऐसा सर्किट हो जो बाद में जाकर या उसको अरेंज करें तो ऐसा बन जाए। कैसा बन जाए? कुछ इस प्रकार का। देखो क्या है यहाँ पर, ये एक प्रकार का ब्रिज है जिसको उसने अपने नाम पे नाम दे दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और बीच में आ रहा है R5 और दो टर्मिनल है A और B, यानी कि दो टर्मिनल A और B में के बीच में अगर कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हो, कैसा हो कि R1, R2, R3, R4 और बीच से पड़ रहा है उनके R5, तो ऐसे सर्किट को या ऐसे अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है और होता क्या है, सिर्फ इतनी बात नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसने एक्सपेरिमेंट करके ये गौर किया कि अगर ये R5 जो रेजिस्टर है इसमें से करंट ना बहे, ये R5 जो रेजिस्टर है इसमें से, मान लो मैं अभी यहां पर कुछ ऐसा करूं कि यहां पे बैटरी लगा लूं, एक सेल लगा लिया, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, V वोल्ट की एक सेल लगा लिया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया और ऑब्वियस सी बात है, मान लो I करंट जा रहा है यहां से, तो I करंट ही वापस आएगा। ठीक, अब इसमें समझने की बात यह है कि अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट मिले हमें रेजिस्टर्स का, तो ये कॉम्प्लेक्स रेजिस्टर, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है ना, आपको देख कर ही समझ में आ रहा होगा। ऐसे में मैं सीरीज लूं या पैरेलल लूं, क्या करूं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूं, है ना। तो उसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज ने बोला कि जब इस R5 रेजिस्टर से करंट फ्लो ना हो, जब R5 रेजिस्टर से करंट फ्लो ना हो, व्हेन नो करंट flows from R5, जब R5 से करंट फ्लो ना हो, देखो यहां से करंट जा रहा तो कोई करंट यहां जाएगा, R1 में कुछ करंट जाएगा, R2 में कुछ करंट जाएगा। देखो मान लेते हैं मैं I1 करंट यहां पे R1 में भेजा, I2 करंट R2 में भेजा, ठीक, फिर उसके बाद में कुछ करंट यहां से निकलेगा और टोटल I बन के यहां वापस आएगा। मगर सोचो इस R5 के बारे में कि यहां पे करंट आएगा या जाएगा। देखो I2 इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, कुछ करंट आगे जाएगा जो आगे जाकर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बनेगा, क्योंकि उतना ही बटा था। बस यही है, ये जो I करंट जो दो भाग में बटा था उसमें से यहां पे करंट I1 इधर से बटेगा या फिर इधर से जाएगा, ये डिपेंड करता है इन सारे अरेंजमेंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अगर इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ऐसी हो कि इस R5 में से करंट फ्लो ना हो, ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा, मान लो मैं इस पॉइंट को X नाम देता हूं, इस जंक्शन को X नाम देता हूं और इस जंक्शन को Y नाम देता हूं, जंक्शन X जंक्शन Y। तो जंक्शन X में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा हो, देखो हम हमेशा कहीं भी एक रेजिस्टर है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस, उसके टर्मिनल मतलब ये R5 रेजिस्टर के टर्मिनल के अक्रॉस, कौन सा टर्मिनल, XY उसका टर्मिनल हुआ। टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, उसके छोर है ना, उसकी एंड्स, उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा। अगर वो पोटेंशियल में डिफरेंस जो है वो जीरो हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R5 इज इक्वल टू जीरो हो, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं कि Vx माइनस Vy इज इक्वल टू जीरो। Vx और Vy के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। पोटेंशियल करंट फ्लो होता क्यों है, पोटेंशियल में डिफरेंस हो।
पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल में डिफरेंस था इसलिए करंट फ्लो हुआ। ठीक, यहां पर ए और बी दो टर्मिनल ले लिए हमने, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था ये V के बराबर, उसी के कारण करंट फ्लो हो रहा। मगर अगर Vx और Vy के बीच में जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस ना हो, देखो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूं कि Vx इज इक्वल टू Vy। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट में है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे हो तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। और ऐसा कब होगा? जब इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ऐसी सेट होगी कि यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। कैसा कब होगा? when no current flows from R5, when no current flows from R5, तो व्हीटस्टोन ने बोला, तब व्हीटस्टोन ने बोला कि तब होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से सुनो। यहां पर व्हीटस्टोन ने बोला कि अगर ऐसा अरेंजमेंट मिले आपको, और ऐसे अरेंजमेंट में जब बीच में R5 है वहां उस रजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होगा। यानी कि ये जो रजिस्टर है उसको इससे डिवाइड कर दो उसकी वैल्यू को, और इधर वाले रजिस्टर को इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और ऐसा जब कंडीशन होगा तब हम उसको बोलते हैं कि हम उसको तब बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तब ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड है, ये सिचुएशन कैसा है? ये एक बैलेंस्ड कंडीशन है, एक बैलेंस क्रिएट हो गया है। इधर के दो रेजिस्टर्स ने इधर के दो रेजिस्टर्स की वैल्यू से मिलकर एक बैलेंस क्रिएट किया है, जिसके कारण नो करंट फ्लोज फ्रॉम R5। दोनों बात बोल सकते हैं कि अगर यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, या फिर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है तो R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने बात समझी? यानी क्या बोला मैंने कि अगर ये बटे ये इज इक्वल टू ये बटे ये, या फिर बोला R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 अगर है तो करंट R5 से फ्लो नहीं होगा भी बोल सकते हैं। या फिर उसका उल्टा बोल दो कि अगर इसमें से कोई करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिख रहा हमको, यहां पे हम मान लो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी तरीके से, देखेंगे आगे जाकर हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट है, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको एक वीडियो बना के दूं एक्सपेरिमेंट करते हुए। मीटर ब्रिज में इस R5 की जगह एक गैल्वेनोमीटर रख देंगे वहां पे, उसको मीटर ब्रिज बोलेंगे। देखेंगे हम लोग क्या करेंगे वहां पे। एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे एक मीटर ब्रिज रख के गैल्वेनोमीटर रहेगा, उसका अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, और अगर हमको R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 मिल रहा है तो सीधी बात है कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई? अगर ये हो रहा है तो इसका कोई प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो हमें प्रूफ भी तो पता होगा। तो अभी हमने जो डिस्कस किया कि अगर R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब X और Y दोनों सेम पोटेंशियल में हो। यानी क्या लिखूंगा मैं कि ये तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन X and Y are in same potential। ये तभी पॉसिबल है भाई। क्यों पॉसिबल? Vx इज इक्वल टू Vy। क्या मतलब? Vx इज इक्वल टू Vy होगा तभी जाकर ऐसा हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ये सब चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं। चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। ऐसा तभी होगा जब Vx और Vy दोनों सेम पोटेंशियल में हो। तो चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, हर एक रेजिस्टर के बारे में सोचते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसमें। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं पूरा, हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ये इक्वेशन ला के दिखाते हैं। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो चलिए प्रूफ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है। तो पहली बात हुई, क्या डिसाइड कर लिया हमने कि R5 से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। R5
रजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ऐसा कब होगा? जब Vx इज इक्वल टू Vy, यानी पोटेंशियल एट x पॉइंट, x जंक्शन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट y जंक्शन। समझ में आई वाली बात? दोनों जब सेम पोटेंशियल के होंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब करंट की वैल्यू जीरो है, क्योंकि रेजिस्टेंस की तो कोई वैल्यू है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये आर की वैल्यू तो दी हुई है, ये कब होगा? जब ये जीरो होगा तब जाकर ये जीरो होगा, तब जाकर ये तो जीरो होगा। तो हमने यहां डिसाइड कर लिया कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब जरूर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, या Vx इज इक्वल टू Vy। अब चलो एक एक रजिस्टर की बात करते हैं, R1 की बात करते हैं। तो देखो R1 में इसको मैं A मान सकता हूं पॉइंट, क्योंकि ये यहीं से जोड़ा सेम मान सकते हैं। इसको मानकर या फिर इसको मान लो या इसको B मान लो, क्योंकि वही टर्मिनल को इधर भी जोड़ देता तो भी सेम रहता। ठीक, A और X के बीच में R1 रजिस्टर आ रहा है। तो चलो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि VA माइनस VX पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VX इज इक्वल टू I1 इंटू R1। मैं बोल सकता हूं I1 इंटू R1। ठीक, ये बात भी सही है, ये बात भी सही हुई। देखो I1 गया R1 में से, और इतना दो पॉइंट्स या दो जंक्शन के बीच का अपना पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VX हो गया। अब देखो मैं दूसरी बात करता हूं, A और Y के बीच में R2 पड़ रहा है, VA माइनस VY इज इक्वल टू I2 R2। I2 करंट फ्लो हो रहा और R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी बात सही है। नाउ सी, ये दो हो गए, दो इक्वेशन हो गए। मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं, इक्वेशन 3 दे देता हूं। अब बात समझिए, यहां पे हमने मान लिया है कि नो करंट फ्लोज फ्रॉम R5। I1 करंट जा रहा है यहां पे, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा करंट इधर जाएगा, I1 का पूरा I1 यहां जाएगा। बात समझ में क्या बोला मैंने? I1 करंट जा रहा है यहां से, ये I करंट यहां से गया, I1 और I2 में बढ़ गया। अब R5 में कोई करंट नहीं जा रहा, तो सारा का सारा करंट R3 में जा रहा है, यानी R1 में जितना करंट जा रहा है उतना ही R3 में जा रहा है, यानी कि पूरा I1 जा रहा है। ठीक है, तो मैं पूरा I1 लिखूंगा इसीलिए, क्योंकि R5 में कोई करंट जा ही नहीं रहा है, कुछ ऐसी वैल्यू है उसकी, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में कुछ ऐसा है, उधर कोई करंट जा ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा करंट R3 में जा रहा है। अब देखिए X से B के बीच में R3 पड़ रहा है, यानी कि Vx माइनस VB इज इक्वल टू I1 R3। ये भी सही है, मान गए बात। नाउ इक्वेशन 4। नाउ अबाउट दिस Y और B के बीच में देखते हैं, Vy माइनस VB। अब इसके बारे में भी सेम है, I2 करंट जा रहा, देखो I2 करंट R2 से जा रहा है, और कोई करंट R5 में जा ही नहीं रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कोई करंट ही नहीं जा रहा। सो सी, ये जितना I2 करंट है उतना पूरा R4 से ही जाएगा, कोई बट ही नहीं रहा, नो ब्रांचेस इधर, मतलब ब्रांच तो है मगर उधर कोई जा ही नहीं रहा दूसरा, तो पूरा का पूरा करंट R4 से जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा I2 R4। ये इक्वेशन 5 बन गया। ठीक, अब देखिए इसमें से, यहां से देखिए, ये पूरी बात हमने देख ली, एक एक रेजिस्टेंस देख लिया, और ये R5 वाली बात पहले बता दी, नो करंट फ्लोज फ्रॉम इट, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब देखो यहां पर पहली बात, Vx इज इक्वल टू Vy, Vx इज इक्वल टू Vy। मैं जहां जहां Vx है, सॉरी जहां जहां Vy है उसकी जगह Vx लिख सकता हूं। तो चलो Vy यहां पे है था, तो इसको Vx लिख देता हूं। ठीक, Vx यहां पे, Vy यहां पे था, यहां Vx लिख देता हूं। ठीक होगी ये बात। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 को देखो, और इक्वेशन 4 और 5 को देखो, उसका लेफ्ट हैंड साइड LHS बिल्कुल सेम आ रहा है, VA माइनस VX, और इसमें भी देखो Vx माइनस VB। अरे बहुत काम की चीज है, क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को बाय 3 से डिवाइड कर लो, तो क्या मिलेगा, VA माइनस VX अपॉन VA माइनस VX इज इक्वल टू
I1 R1 अपॉन I2 R2। सही है बात। अब देखो VA माइनस VX अपॉन VA माइनस VX एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू I1 R1 अपॉन I2 R2। ठीक, ये भी बात समझ में, ये कट गया एक दूसरे से 1 बचा। ठीक है, अब देखो I2 को ऊपर ले आया और I1 को इधर, तो मैं इसको बोल सकता हूं I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये कुछ काम का चीज है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 6 दे देता हूं इसको नाम। अब वैसे ही मैं इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करता हूं, क्यों, क्योंकि उसका भी LHS सेम है। तो वहां भी क्या मिलेगा मुझे, वहां पे मुझे मिलेगा कि 1 इज इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, डिवाइड 2 बाय इक्वेशन 3, तो यहाँ पे डिवाइड 4 बाय इक्वेशन 5, तो यहां मिलेगा Vx अपॉन Vx माइनस Vb अपॉन Vx माइनस Vb इज इक्वल टू I1 R3 अपॉन I2 R4, यानी कि 1 इज इक्वल टू I1 R3 अपॉन I2 R4। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होके ये मिलेगा। ठीक, अब बची बात, इधर में भी मैं I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 बोल सकता हूं। तो I2 अपॉन I1 की वैल्यू R1 अपॉन R2 भी है और I2 अपॉन I1 की वैल्यू R3 अपॉन R4 भी है। इसका मतलब इन दोनों से मुझे पता चल रहा है कि I2 I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। दोनों सब बराबर है। अब ये चीज जब इतने दोनों के बराबर है तो क्या इन दोनों को भी मैं बराबर बोल सकता हूं, यानी कि प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। यानी क्या प्रूफ हुआ कि व्हेन नो करंट फ्लोज फ्रॉम R5, जब R5 से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, या फिर उसका उल्टा बोल लो कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी है, कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे समझ आ जाएगा। तो आप समझ लो कि R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब देखो एक बात और मैं बता रहा हूं, नाउ सी, अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ये रेजिस्टेंस बस वहां पे यूं बैठा हुआ है, खड़ा हुआ, वहां पे कुछ नहीं कर रहा। क्या मैं इसको यहां से हटा भी सकता हूं, क्या मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर सकता हूं? हाँ, डिस्कनेक्ट भी कर दूंगा मैं, ऐसा डिस्कनेक्ट कर दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये R5 को हटा भी दूंगा ना, वहां को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या खास बात हो रही, अगर ये R5 को मैं पूरा हटा दिया यहां से तो भी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था, R5 से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने हटा दिया। अब क्या ये सर्किट आसानी से सॉल्व हो सकता है? अब देखिए R1 और R3 दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, R2 और R4 दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो जब हमें इसे सॉल्व करना होगा ऐसे वाले सर्किट को, बीच में R5 रहता और ये बैलेंस्ड भी है, तो हम लोगों को क्या करना है, बस वो R5 को वहां से हटा देना है। R5 को वहां से हटा दिए और अब क्या करेंगे, यही सर्किट अब बन जाएगा कुछ ऐसा, जो कि होगा R1 प्लस R3 के बराबर, ऊपर वाला सीरीज में था जो कि, एंड नाउ दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, जो कि होगा R2 प्लस R4 के बराबर, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड था। एंड नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, इसकी वैल्यू को मान लो आप R ले लो और इसको ले लो आप RJ। ठीक, और इन दोनों को आप पैरेलल समझ के, पैरेलल ही तो है, पैरेलल के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, RE मिल जाएगा, जो कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल, एक रेजिस्टेंस होगा, एक सेल होगा और उसमें से करंट निकलता हुआ होगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो यानी इसका मतलब यह है, जब हम लोग को ऐसा सर्किट मिले
तो हम लोग वो R5 जो है उसको हटा भी सकते हैं और सिंपल बना सकते हैं इस सर्किट को और सॉल्व कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। Now let us see this example question of Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। टर्मिनल ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, बस इतना कैलकुलेट करो पूछ रहा है। अगर हम लोग इसको पैरेलल सीरीज के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहे, सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट बिकम्स, इजंट इट। नाउ सी विद द हेल्प ऑफ Wheatstone ब्रिज, बैलेंस Wheatstone ब्रिज के थ्रू देखते हैं। यहां मान लेता हूं मैं R1 इज इक्वल टू 2 ओम, ये वाला R2 इज इक्वल टू 1 ओम, R3 इज इक्वल टू 4 ओम, R4 इज इक्वल टू 2 ओम और R5 इज इक्वल टू 3 ओम। अगर आप इसको पिछले सर्किट से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल उस तरीके से नहीं दिख रहा, वो पतंग टाइप का दिख रहा था, है ना, वो पतंग के शेप का, काइट के शेप का दिख रहा था। यहाँ पे बिल्कुल अलग दिख रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें सोचेंगे कि ये बिल्कुल उस तरीके का नहीं है, बट सी इफ यू सी फॉर द कनेक्शंस, अगर आप सिर्फ कनेक्शंस पे ध्यान दें तो मैं अगर पॉइंट को नाम दे दूं यहाँ पे एक्स और वाई, दो टर्मिनल है एक्स और वाई, ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और बी के बीच एक रेजिस्टेंस, वाई और बी के बीच एक रेजिस्टेंस और एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टर। यानी कि ये इस तरीके से समझोगे आप ए एक्स ए वाई एक्स बी वाई बी, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक Wheatstone ब्रिज है। अब पता करते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड भी है। तो चलो देखते हैं, पता करता हूं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो रहा है क्या। चलो देखते हैं, R1 अपॉन R2 यानी कि 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 यानी कि 4 अपॉन 2। क्या ये इक्वल है? हाँ इक्वल है। ये 1 जाए ये 2 जाए यानी कि ये भी 2 अपॉन 1 के बराबर हुआ, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। यानी कि ये कैसा है? बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज है। ये एक बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज है। और बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज में क्या होता है? बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज में R5 जो रेजिस्टर होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। यानी R5 जो है, R5 जो रेजिस्टर है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। अभी हमने समझा कि अगर मान लो R5 में से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। और उसका जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो रहा है, तो उसके बीच में एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में, एक्स और वाई जंक्शन के बीच में जो रेजिस्टर है वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। चलो मान लिया करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या फायदा, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको हटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो जी हटा देते हैं, यूं हटा दिए। अब हटाए तो सिर्फ क्या बचा, ये सर्किट डायग्राम बचा। ये सर्किट डायग्राम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से, इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से ये दोनों सीरीज में है, 2 ओम प्लस 4 ओम सीरीज में है। तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों का इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा, दोनों का इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा, 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम और 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। तो अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं R1, या चलो इसको RA मान लो, RA इंटू, अच्छा आपको ये इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था। हाँ बिल्कुल आसान है। मान लो इसको मैं R1 ना मानकर RI मानता हूं और RJ मानता हूं इसको, तो RI इंटू RJ अपॉन RI प्लस RJ। ये कैसे हुआ जी? ये बिल्कुल आसान है, ये वही हुआ जैसा हमने RE इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे निकालते थे ना। तो यहाँ पे RI ले लो और यहाँ पे RJ ले लो। इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा RI प्लस RJ
अपॉन आर आई इंटू आर जे। ये तो 1 अपॉन आर ई की वैल्यू हुई, तो आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ई इज इक्वल टू आर आई इंटू आर जे अपॉन आर आई प्लस आर जे। तो शॉर्टकट भी याद रख लो, एक शॉर्टकट याद रहेगा, जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। आर आई 6 ओम, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 यानी कि 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम आ रहा है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों को भी मिला देंगे तो अब जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बी ए 2 ओम। और यही पूछा था क्वेश्चन में, बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम। कैसे कैलकुलेट किए, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। कैसे पता चला, हमने देखा क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है व्हीटस्टोन ब्रिज है। फिर उसके बाद देखा क्या वो बैलेंस्ड है, हाँ वो बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको हटा सकते हैं, हटा दिए, अब वो आसान बन गया, वो आसान। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जो दिखेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मगर होगा बहुत आसान। So our next question is asking calculate the current drawn from the cell। सेल है 2 वोल्ट का, सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, सेल है 2 वोल्ट का, उसमें से कितना करंट निकल रहा है, उसमें से कितना करंट निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। ये जो बना के दे दिया यहाँ पे, आधे लोगों की विकेट यही गिर जाती है, समझ में नहीं आता इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले कैसे, क्योंकि ये तो देख कर लग रहा है दैट इट इज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, इतना भी कठिन नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, देखो ये देखकर तो लग रहा है बहुत बड़ा, मगर चलो इसको नाम देते हैं, टर्मिनल्स को नाम देते हैं, हर जंक्शन को। तो चलो मैं इसको नाम देता हूं ए, ठीक, पहला एंड इधर का ए हो गया। क्या इधर वाले को मैं बी बोल सकता हूं, बोल देता हूं, एक तरफ का ए दूसरी तरफ का बी। अब चलो यहां पर देखते हैं और कहीं पे कोई जंक्शन दिख रहा है, हाँ यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। इसको क्या मैं एक्स बोल सकता हूं, इसको वाई बोल सकता हूं। ये देखकर सोचने की बात है, आपको कैसे ये इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं इसको ए बी ले सकता हूं क्योंकि ये तो आखिरी का छोर है, बट ये जो बीच में फंस रहा है, बीच में जो रेजिस्टेंस फंस रहा है उसको मैं एक्स वाई टर्मिनल बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है। दो जंक्शंस के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसा कुछ फंसे, तो अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बनाऊं, चलो मॉडिफाई करके बनाता हूं। ये पॉइंट रहा हमारे बैटरी का। अब देखो मैंने इसको नाम दिया यहां पर ए और यहां पर बी, ठीक, ए बी। ए और वाई के बीच में, सॉरी ए और एक्स के बीच में, ए एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर है। तो चलो ए से एक्स के बीच में एक रेजिस्टर 10 ओम का, ये वाला हो गया। मैं लाइन खींचते जाऊंगा, वो वाला हो गया है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टर है 10 ओम का, ए और वाई के बीच में 10 ओम का एक रेजिस्टर, ये वाला भी हो गया, ठीक, ये वाला भी हो गया। एक एक करके बढ़ते जाते हैं, 1 2 2 हो गया। अब देखो हम लोग देखते हैं बी से, बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में एक रेजिस्टर 10 ओम का, 10 ओम का एक रेजिस्टर, ये भी हो गया, इसको भी हमने ले लिया। अब देखो बी और एक्स के बीच में 10 ओम का एक रेजिस्टर, बी और एक्स के बीच में 10 ओम का रेजिस्टर। तो चलो बी और एक्स के बीच में 10 ओम का रेजिस्टर ले लिया मैंने, तो ये भी हो गया। अब बचा एक्स और वाई के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टर, तो एक्स और वाई के बीच में 10 ओम का रेजिस्टर, तो ये भी हो गया। और कोई बचा क्या रेजिस्टर, एनी मोर इज लेफ्ट, नो। इसका मतलब ये सर्किट डायग्राम को हम ऐसा भी बना सकते हैं। देखो मैंने टर्मिनल को जोड़कर ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। क्या फायदा मिलेगा, what will be the benefit of it? The benefit is very simple. It will make this circuit diagram according to our own assumption, which was of Wheatstone bridge.
तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी सेल लगा था 2 वोल्ट का और करंट निकल रहा था आई। ये आई की वैल्यू पता करनी है हमें। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमने इसी रेजिस्टेंस, इन सारे रेजिस्टेंस को जाने पहचाने फॉर्म में अपने कैलकुलेट कर दिए। अब हम देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड भी है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, बैलेंस्ड है क्या देखते हैं। तो बैलेंस के हिसाब से चलो मान लेता हूं इसको R1, इसको R2, इसको R3, अच्छा 10 ओम था ना, हाँ, इसको R3, इसको सॉरी R1, R2, R3, R4, R5 सबका 10, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो यहां पे दिख ही रहा है कि ये 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 यहां पे है। यानी कि कैसा है, ये बैलेंस्ड भी है। ये क्या है, बैलेंस्ड भी है भाई, बैलेंस्ड भी है। और बैलेंस्ड जब रहता है तब R5 से नो करंट, तब R5 से नो करंट, यानी कि 10 ओम बीच वाला जो X और Y के बीच में जो एक रेजिस्टर है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं मतलब उसकी कोई मतलब ही नहीं है, वहां लगने का कोई मतलब ही नहीं है। उसको निकाल दूंगा तो भी इस सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तब ये सर्किट कुछ आसान सा बन गया, तब ये सर्किट बहुत आसान सा बन गया। तब ये समझ में आ रहा है कि इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए बी, और ये हो जाएगा 10 प्लस 10 सीरीज हो गया। देखो करंट कितना, करंट को पता करना है। आई यहां से जो करंट जाएगा I1, यहां से I2 वही इसी में से जाएगा, ये दोनों सीरीज हो गए। तो 20 ओम ये हो गया, 20 ओम ये हो गया। अब पैरेलल की बारी आई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। तो RE हो जाएगा यहां के हिसाब से क्या, 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20। क्या ये बात सही है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया 400 अपॉन 40, यानी कि 10 ओम। 10 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, 10 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। यानी कि अब इसी सर्किट को मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं, कैसा, 10। अब मुझे करंट की वैल्यू बहुत आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ओम्स लॉ बोलता है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना। V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब ये I की वैल्यू पता करनी है, I इज इक्वल टू V की वैल्यू 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम अभी निकाले हमने। तो ये बन गया I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। है ये आसान, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला आपके काम को आसान ही करेगा। कैसे, क्योंकि बीच का रेजिस्टर हट जाएगा और वो पैरेलल सीरीज बनाकर पैरेलल बना देगा और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेगा। इस प्रकार से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का हेल्प ले सकते हैं। और साथ में हमें इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझना है, आगे जाकर देखेंगे उसे। आज के लिए इतना ही। ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सम रेफरेंस बुक्स। हैव अ नाइस डे।